नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे पीसीएस, आरओ और पीसीएस जे आदि के प्रत्येक वर्ष के प्रश्नों की विषयवार टेस्ट सीरीज शुरू किया है। इसके तहत हमने अभी तक पीसीएस 2023 में आए हुए इतिहास, भूगोल व विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को सॉल्व किया है, जबकि आरओ परीक्षा 2021 के प्री व मेंस में आए हुए पॉलिटी के प्रश्नों को सॉल्व किया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पीसीएस 2023 में आए हुए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप मन लगाकर इन प्रश्नों को सॉल्व करिए। हमारा विश्वास है कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि किसी भी अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। आज पीसीएस 2023 में पूछे गए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्न हैं। आज का पहला प्रश्न है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है खपत में कमी करना, ऑप्शन बी है भविष्य के संसाधन, ऑप्शन सी है संसाधन संरक्षण और ऑप्शन डी है सतत विकास। तो इसमें क्या कहते हैं? प्रश्न क्या है? संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा सतत विकास। सतत विकास का अर्थ तो यही है कि भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं को पूर्ति करने हेतु क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना, यही सतत विकास है। अब देखिए सतत विकास की व्याख्या। सतत विकास शब्द जो सबसे पहले दिया था वो आईयूसीएन ने दिया था। बाद में 1987 में WCED यानी वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने आवर कॉमन फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट को जो है ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार जो है अस्थायी आधारी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? ब्रंटलैंड थे। तो इसी रिपोर्ट में बताया गया, ये सतत विकास की परिभाषा दी गई और बताया गया कि भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना सतत विकास कहलाता है। मतलब आप उतना ही यूज करिए जितना आपको आवश्यक है और बाकी अगली पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर दीजिए। तो ये सतत विकास है। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। जबकि ये संसाधन संरक्षण से क्या आशय है? संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकृत होने हेतु समय देना। जो संसाधन है, संसाधन संरक्षण से आशय है कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग और उन्हें नवीनीकृत होने हेतु समय देना रिसोर्स कंजर्वेशन या संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखकर संसाधनों का उपयोग किया जाता है, ऐसे आर्थिक विकास को हम सतत विकास कहते हैं। ठीक है, जबकि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकृत होने हेतु समय देना, ये है संसाधन संरक्षण या रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। तो ये तो सही है, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, तो ये सही है, पहला कथन सही है। कारण है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। नहीं, जनसंख्या की वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि सबको भोजन, पानी, हवा
आवास सब चाहिए। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी संसाधन कम होते जाएंगे और उसका सीधा प्रभाव पर्यावरण पे पड़ेगा, पर्यावरण के संतुलन पे पड़ेगा। तो कारण गलत है, तो कथन सही है, कारण गलत है। इसका जो है डी आंसर सही है, ए सत्य है किंतु आर गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, यह कथन सत्य है, जबकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, यह कथन गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है? विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में कौन सा जाना जाता है? 2 फरवरी को जाना जाता है विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में। क्या है विश्व वेटलैंड दिवस? 8 भूमियों के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में एक संधि हुई थी, जिसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है और यह 21 दिसंबर 1975 को लागू हुई थी। 71 में संधि हुई और 75 में लागू हुई। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया था? 1997 में मनाया गया था। प्रथम आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? 1997 में मनाया गया। तो 2 फरवरी 1971 को यह संधि होती है और 21 दिसंबर 1975 को यह संधि लागू होती है, रामसर संधि। लेकिन पहला जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी 1997 को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का मुख्य विषय, ये बहुत पूछा जाता है, विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या है? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबीइंग, मतलब आर्द्रभूमि और मानव कल्याण है। ठीक है, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, ये विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का मुख्य विषय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में वेटलैंड दिवस के थीम के बारे में पूछ लेता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? यही ऊपर देखा गया है, यही सतत विकास है। न्यूनतम क्षरण हो और बाकी संसाधन जो है भावी पीढ़ियों के लिए बचे रहें, यही सतत विकास है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 5वां प्रश्न है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आर्द्रभूमि, ऑप्शन बी है व्यर्थ भूमि, ऑप्शन सी है पानी का हौज और ऑप्शन डी है जल विभाजक। तो जो भौगोलिक इकाई पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं उसे। ठीक है, क्योंकि ये भौगोलिक इकाई की बात कर रहा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, जल विभाजक, जिसे जल निकासी विभाजक के रूप में जाना जाता है, एक कटक है जो 2 जल निकासी बेसिन को करती है। ठीक, जैसे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जल विभाजन का उदाहरण है। जो नर्मदा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला क्या करती है? नर्मदा और ताप्ती नदियों को अलग कर देती है, तो वो जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात। तो भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह भारत का पहला जैविक डेटा केंद्र है। ये क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद हरियाणा में किया जा रहा है। ये फरीदाबाद जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में किया जा रहा है, जो हरियाणा में स्थित है। ठीक है, यह देश का पहला जो है जैविक डेटा केंद्र है।
और जहाँ पे भारत के लाइफ साइंस डेटा के लिए पहला राष्ट्रीय भंडार है, जहाँ न केवल पूरे भारत से डेटा एकत्रित किया जाएगा बल्कि पूरे भारत के शोधकर्ताओं को इस तक पहुंच की भी सुविधा होगी रिसर्च की दृष्टि से। ठीक है, देखिए व्याख्या है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जैविक डेटा को लगातार संग्रहित करने के लिए मंच प्रदान करना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? ऑप्शन ए है मल पदार्थ, ऑप्शन बी है कीटनाशक, ऑप्शन सी है मूत्र, ऑप्शन डी है घरेलू अपशिष्ट। तो कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? कीटनाशक। कीटनाशक जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। मलमूत्र तथा अन्य घरेलू अपशिष्ट जैव निम्नीकरण प्रदूषक हैं, जबकि कांच, प्लास्टिक, कीटनाशक अपशिष्ट तथा कृत्रिम रबड़ आदि गैर जैव निम्नीकरण प्रदूषक हैं। ठीक है दोस्तों, अब तक एग्जाम कैंकर्स पर जितने भी टेस्ट कराए गए हैं उसकी प्लेलिस्ट में जाकर उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। हमारी ये नई सीरीज आपको कैसी लग रही है इसके बारे में आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगर कोई भी अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है इन सीटू संरक्षण द्वारा, ऑप्शन बी है एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, ऑप्शन सी है जीन पूल द्वारा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनमें जो आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है वो किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। राष्ट्रीय उद्यानों में इन सीटू संरक्षण द्वारा आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। अब आप कहेंगे इन सीटू संरक्षण क्या है? जब जीव एवं वनस्पत जातियों को उनके प्राकृतिक वास क्षेत्र में ही संरक्षित प्रदान किया जाता है या संरक्षण प्रदान किया जाता है, तब उसे इन सीटू संरक्षण कहा जाता है। जैसे इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं एवं जैवमंडलीय क्षेत्र आते हैं। लेकिन जब जीव एवं वनस्पतियों को बाहर अन्यत्र, मतलब उनके प्राकृतिक वास क्षेत्र से हटाकर जब कहीं बाहर संरक्षण प्रदान किया जाता है या संरक्षित किया जाता है, कहीं बाहर संरक्षित किया जाता है, तब उसे जो है एक्स सीटू कंजर्वेशन या अन्यत्र एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृत्रिम रूप से बनाए गए आवास आते हैं, वानस्पतिक उद्यान आते हैं, कृत्रिम उद्यान आते हैं, या कृत्रिम ग्रीन हाउस का निर्माण करके जो उनका जीव एवं वनस्पतियों की जातियों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि इन सीटू में कौन सा शामिल नहीं होता है या स्थानिक संरक्षण में किसे शामिल नहीं किया जाता। ये प्रश्न कई बार बहुत पूछा गया है। तो जो वानस्पतिक उद्यान है, वानस्पतिक उद्यान जो है वो एक्स सीटू के हैं, इन सीटू के नहीं है। ठीक है, वानस्पतिक उद्यान एक्स सीटू में आते हैं, इन सीटू में नहीं आते हैं। अक्सर जब प्रश्न पूछता है तो उसमें वानस्पतिक उद्यान ही दिया रहता है, तो इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर आप जान गए होंगे। अब जीन पूल क्या है? जीन पूल भी जो है, जैसे एक जाति की कुल आनुवंशिक जो विविधता होती है उसे जीन बैंक कहते हैं, अगर उनको इकट्ठा रखता है जीन बैंक कहते हैं। जीन पूल क्या है? एक निश्चित समय में समष्टि के कुछ कुल आनुवंशिक पदार्थों का योग होता है। तो जब कुल आनुवंशिक पदार्थों का योग होता है उसे जीन पूल कहते हैं। वर्तमान में विश्व में जैव विविधता के संरक्षण हेतु
जीन पूल केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसकी भी स्थापना जैव विविधता के संरक्षण के लिए की जा रही है, जीन पूल की भी। ठीक है, तो आप तीनों समझ गए होंगे। अगर जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण किया जाता है तो उसे इन सीटू कहते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य एवं जैवमंडलीय क्षेत्र आते हैं। अगर उनके प्राकृतिक आवास से बाहर उनका संरक्षण किया जाता है तो उसे एक्स सीटू कहते हैं। इसके अंतर्गत कृत्रिम आवास, वानस्पतिक उद्यान, कृत्रिम ग्रीन हाउस आते हैं। और जीन पूल जो है यह भी जीन के कुल आनुवंशिक पदार्थों का योग होता है। इसका भी उद्देश्य जो है जैव विविधता का संरक्षण करना ही है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसकी व्याख्या है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। ठीक है, आज का नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो कौन सा कारक है जिससे जैव विविधता का ह्रास होता है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक वास का विनाश, ऑप्शन बी है कीट नियंत्रण, ऑप्शन सी है आनुवंशिक आत्मसातकरण और ऑप्शन डी है परभक्षियों पर नियंत्रण। तो देखिए जैव विविधता ह्रास का सबसे प्रमुख कारण है प्राकृतिक वास का विनाश। ये सबसे प्रमुख कारण है जैव विविधता के ह्रास का, प्राकृतिक वास का विनाश। ठीक है, दूसरा कारण है वन्य जीवों का अवैध शिकार, तीसरा कारण है बाहरी या विदेशी जातियों का प्रवेश, चौथा कारण है स्थानांतरित कृषि तथा अन्य कारण जैसे प्रदूषण आदि भी जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसकी व्याख्या है, जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक प्राकृतिक वास का विनाश है। आज का 10वां प्रश्न है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानदंड है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी किसके लिए एक मानदंड है? ऑप्शन ए है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, ऑप्शन बी है उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जांच के लिए, ऑप्शन सी है वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन के स्तर के संगणन के लिए, और ऑप्शन डी है रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए। तो ये क्या हो गया? बीओडी क्या है? बीओडी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। ऑप्शन ए सही है। बीओडी में क्या होता है? बीओडी में क्या होता है कि जल में जो है जब तमाम गंदे नाले का पानी यानी स्वच्छ जल में पहुंच जाता है तो वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जल सड़ने लगता है, उसमें उपस्थित वनस्पतियां भी सड़ने लगती हैं, उसका प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है, तो वहां ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसी जल का निकाय में प्रदूषण का स्तर बताता है। इसका उपयोग जल निकायों की प्रदूषण क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। क्या? जल निकायों की प्रदूषण क्षमता। जितनी ऑक्सीजन डिमांड होगी इसका मतलब है कि उतना प्रदूषण है। एक सूचकांक के रूप में किया जाता है। हम किसी स्रोत को जितना अधिक प्रदूषित करते हैं उसका बीओडी उतना अधिक होता है। ठीक है, जितना अधिक प्रदूषित बीओडी उतना ही अधिक होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रियो शिखर सम्मेलन 1992 एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है ओजोन परत के संरक्षण से, ऑप्शन बी है पर्यावरण शिक्षा से, ऑप्शन सी है सतत विकास से, ऑप्शन डी है प्रदूषण भुगतान सिद्धांत से। तो जो रियो शिखर सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 आया था वो किससे संबंधित है? वो है सतत विकास से। ठीक है, वो सतत विकास से संबंधित है। ओजोन परत संरक्षण से क्या संबंधित है? ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुए प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 21वीं शताब्दी में सतत विकास की प्राप्ति के लिए बनाई गई कार्य योजना एजेंडा 21 कहलाती है।
इस सम्मेलन में एजेंडा 21 के अलावा रियो घोषणा पत्र तथा वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए भी सहमति बनी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 12वां प्रश्न है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपको यह टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर इस पे करवाई गई पीसीएस 2023 की और आरओ की जो विभिन्न विषयवार टेस्ट सीरीज कराई गई है, जैसे पीसीएस की 2023 की इतिहास की, भूगोल की और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जबकि आरओ 2021 के प्री व मेंस दोनों के पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटी की जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसको अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसको आज ही जाके उसको सॉल्व करिए, यह आपके लिए बहुत लाभदायक है। और अगर आपको हमारे आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक जरूर करिएगा, इससे हमको और बेहतर करने के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए अपने 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? ऑप्शन ए है 1976 में, ऑप्शन बी है 1977 में, ऑप्शन सी है 1974 में और ऑप्शन डी है 1975 में। तो जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया? ये बनाया गया 1974 में। ऑप्शन सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1974 में जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को बनाया गया। वर्ष 1988 में इसे संशोधित किया गया। ठीक है, अब अगर हम आपसे पूछे यहाँ कि वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना? वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो ये बना था 1981 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1981 में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम बना था 1981 में। ठीक है, चलिए 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? क्या है लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण? क्या है? ऑप्शन ए है तालाब, ऑप्शन बी है दलदल, ऑप्शन सी है नदी और ऑप्शन डी है धसाऊ क्षेत्र या मार्सी एरिया। तो लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? ये है नदी, ऑप्शन सी। देखिए, दो प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र जो पाए जाते हैं, जो स्वच्छ जल के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, एक लैंटिक और दूसरा लोटिक। तो जो बहते जल के आवास होते हैं, बहते जल के आवास लोटिक आवास कहे जाते हैं। तो नदी जो है बहता जल है, तो बहते जल के आवास लोटिक आवास कहलाते हैं, जबकि स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील और जलाशय। ठीक है, तो ये लैंटिक आवास, स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय, ये दलदल, ये सब लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लोटिक का मतलब लोट लोट के बहते रहे, वो लोटिक आवास होता है, उसमें नदी आती। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। लोटिक लैटिन शब्द लोटस है, जिसका अर्थ है धुलाई, शब्द को संदर्भित करता है। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र उन पारिस्थितिकी तंत्र को संदर्भित करते हैं जिनमें एक ही दिशा में तेजी से बहने वाले पानी के अधिवास होते हैं, उन्हें लोटिक कहते हैं। ठीक है, जैसे नदियां एवं धाराएं। ठीक, आज का 14वां प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न भी है, क्योंकि पीसीएस 2023 में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से कुल 14 प्रश्न पूछे गए थे।
तो आज का 14वां प्रश्न है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB स्थित है। ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है पुदुचेरी में, ऑप्शन सी है भावनगर में और ऑप्शन डी है जामनगर में। तो भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी कहाँ है? ये है जामनगर में, जामनगर गुजरात। डी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी जामनगर में स्थित है। यह केंद्र तटीय क्षेत्र की जैव विविधता की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक और निजी साझेदारी मोड में स्थापित देश का पहला शोध संस्थान है। ठीक है, तो ये जामनगर में स्थित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी नई अपडेट आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, अगर आपके कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।